अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो तरीके हैं कि जिनकी मदद से हम खुद को और अपने प्यारों को दिल के अटैक से बचा सकते हैं। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आप खुद को और अपने प्यारों को दिल के अटैक से बचा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ख़ास कॉन्सेप्ट को समझें। वो कॉन्सेप्ट क्या है? रिस्क फैक्टर का। रिस्क फैक्टर क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कोई ख़तरा बढ़ जाता है। यहाँ पे ख़तरा क्या है? दिल के अटैक का। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक यंग लड़का जिसको बाइक बहुत अच्छा चलाना नहीं आती, वो सड़क पे लेके जाता है बाइक को, तेज़ी से वो बाइक चलाता है और वन व्हीलिंग भी करता है। तो उसकी ज़िंदगी में एक बुरा वाक़या हो सकता है जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंट। अब यहाँ पे बज़ाहिर कौन से रिस्क फैक्टर हैं? एक तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आता, ये उसका जो एक नामहारत है या जो कमज़ोर महारत है, एक ये रिस्क फैक्टर है। दूसरा, स्पीड के बजाय आहिस्ता चलाने के वो बाइक को बहुत तेज़ी से लेके जा रहा है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। और तीसरा जो अहम रिस्क फैक्टर है वो वन व्हीलिंग है। अब फ़र्ज़ करें कि हम चाहते हैं कि उसका जो एक्सीडेंट है, जो एक बुरी हैपनिंग है उसकी ज़िंदगी की, उसको कम से कम करना चाहते हैं। तो ये जो 3 रिस्क फैक्टर हैं, इसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, यानी वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले बाइक चलाने की, वो अपनी स्पीड को कम रखे और हरगिज़ वन व्हीलिंग ना करे, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इन रिस्क फैक्टर को मैनेज करते हुए, कंट्रोल करते हुए, इनकी तसीह करते हुए, वो जो एक बुरा वाक़या हुआ है उसकी ज़िंदगी में या हो सकता है जिसको हम एक्सीडेंट कहते हैं, तो उसको कम से कम कर सकते हैं। यही है दिल के अटैक का भी पूरा यही वाक़या बनता है कि किसी की ज़िंदगी में अगर हम दिल के अटैक को कम से कम करना चाहते हैं, उसके चांसेस को, तो कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। दिल के अटैक के लिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल और एक होते हैं जिनको हम कहते हैं मॉडिफाइबल। जैसा कि नाम से जाहिर है, नॉन मॉडिफाइबल का मतलब है कि ये वो रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से हैं कि जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको हम तब्दील कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की सबसे पहले बात कर लेते हैं और जहन में रखें कि इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, ये रहेंगे वैसे ही। इसमें एक है एज, यानी उम्र। दिल के जो अटैक होते हैं वो बढ़ती हुई उम्र के साथ ज़्यादा होते हैं, और जो यंग एज है, कम उम्र है, उसमें दिल के अटैक कम होते हैं। यानी अगर किसी की उम्र बढ़ रही है तो वो जो शख्स है, मर्द है या औरत है, उसमें दिल के अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप अपने शहर के किसी भी एक ऐसे सरकारी अस्पताल में जाएं जिसको हम कहते हैं दिल का अस्पताल, जैसे लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। वहाँ पे जो आपको अक्सर मरीज नज़र आएंगे, मर्दों और औरतों में, तो वो नज़र आएंगी जिनकी उम्र ज़्यादा है। आपको बहुत ही कम नज़र आएगा कि कोई यंग एज का लड़का या लड़की है जो बेड पे लेटा हुआ है और वो दिल का मरीज़ है। एक तो एज हो गई। दूसरा है जेंडर, कि आपका जेंडर क्या है, आप मर्द हैं, आप औरत हैं। जो मर्द होते हैं उनके अंदर जो दिल के अटैक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत ख़वातीन के। ख़वातीन को जो सबसे चीज़ प्रोटेक्ट करके रखती है वो है कि उनका जो माहवारी का अमल है, उस दौरान जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो उनको दिल के अटैक से बचाते हैं। लेकिन वो ख़वातीन जो माहवारी के टाइम से गुजर चुकी हैं, जिनको हम पोस्ट मीनोपॉज़ल कहते हैं, तो उनमें ये फ़र्क ख़त्म हो चुका होता है। तो ये बड़ी एक अहम बात है कि जो जेंडर है, यानी मर्द होना, वो भी एक रिस्क फैक्टर है जिसको हम तब्दील भी नहीं कर सकते और उससे दिल के अटैक भी ज़्यादा होते हैं। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में तीसरा और आखिरी जो रिस्क फैक्टर है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री का है। कुछ फैमिलीज़ के अंदर ऐसे मसाइल होते हैं कि उनके अंदर दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं और कुछ फैमिलीज़ में दिल के अटैक कम होते हैं। ख़ास तौर पे वो फैमिलीज़ जिनके अंदर मर्दों को जो दिल का अटैक है वो 55 साल से जो उम्र है उससे कम उम्र में ज़्यादा अटैक हो, तो कहा जाता है कि इनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, यानी जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है इनकी दिल के अटैक्स की। और ख़वातीन में 65 साल की उम्र से अगर यंग हैं, कम उम्र की ख़वातीन हैं, उनमें अगर दिल का अटैक होता है तो इसका मतलब है कि ये फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है दिल के अटैक की। तो ये 3 क्या हैं? ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की। हमारी ज़िंदगी में वो रिस्क फैक्टर जिनको हम तब्दील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं, जिससे ये जो एक बुरा वाक़या है, एक बैड हैपनिंग है, एक इंसिडेंट है, उसको हम कम से कम कर सकते हैं, उसके चांसेस को। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में कौन से हैं?
वो लोग जिनको शुगर है, तो शुगर के मर्ज के बारे में कहा जाता है, यानी डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, कि इट्स नॉट अ ट्रीटेबल डिजीज, इट्स अ मैनेजेबल डिजीज। कि नमूनिया की तरह नहीं है कि आपको 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए एंटीबायोटिक देंगे और आपका वो जो नमूनिया है वो खत्म हो जाएगा। बल्कि जो शुगर की बीमारी है उसको मैनेज किया जाता है। यानी देखें, नॉर्मल जो ब्लड शुगर का लेवल होता है किसी भी शख्स में जिसको शुगर नहीं है, तो वो नाश्ते के बगैर हम उसको कहते हैं 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, और जो नाश्ते के बाद है या खाने के 2 घंटे बाद है, जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल या रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, तो उसको अमूमी तौर पे हम 200 या 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे को कहते हैं हम नॉर्मल। अब एक अगर शुगर का पेशेंट है, वो दवाई खाता है, यानी टैबलेट्स लेता है, गोलियां खाता है या इंसुलिन पे है, तो वो भी जब अपने ब्लड शुगर के लेवल को इन्हीं लेवल में रखेगा तो वो मैनेज कर लेगा अपनी बीमारी को। यानी इलाज नहीं है कि आपको इंसुलिन लगेगी, दवाई लेंगे तो ये दवाई गोली, ये जो बीमारी खत्म हो जाएगी और आप दवाई छोड़ दें। लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप उस लेवल पे रख सकते हैं जिस लेवल पे उन लोगों की शुगर होती है जिनको शुगर का मसला नहीं होता या डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होती। यानी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जितनी आपकी शुगर का लेवल बेहतर रहेगा उतना कम रिस्क रहेगा आपको दिल के अटैक का। तो एक तो शुगर जो है वो मॉडिफाइबल है, रिस्क फैक्टर है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा इसी तरह का एक जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, मैनेजेबल जो बीमारी है, वो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। कोई भी ब्लड प्रेशर जो 140 ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे वाला अगर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उससे ज्यादा रहना शुरू कर दे तो जरूरी है आपके लिए कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है, ताकि उसको मैनेज किया जा सके खुराक की मदद से या दवाइयों की मदद से। तो ब्लड प्रेशर जो है ये भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको खुदा न खासा दिल का अटैक भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर चाहे दवाइयों पे ही या खुराक को थोड़ा सा तब्दील करके ही उसको मैनेज अगर कर लिया जाए तो वो जो दिल का अटैक है वो कम से कम हो जाएगा। तो शुगर और ब्लड प्रेशर 2 मैनेजेबल प्रॉब्लम्स हैं, आप इनका ख्याल रख सकते हैं अपने डॉक्टर की मदद से। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल, कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है ज़्यादा, तो इसका मतलब होता है कि उसको दिल के अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खासतौर पे जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इनको हम कहते हैं कि इनका बढ़ा हुआ होने का मतलब है कि वो जो खून की नालियाँ होती हैं दिल की, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो उनके अंदर जो क्लॉट बनता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस का एक अमल होता है जिसकी मदद से वो क्लॉट बनता है, जो एक दिन खुदा न खास्ता इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो दिल की जो नाली है वो बंदिश की तरफ चली जाती है। तो वो क्लॉट क्या होता है? वो कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट होता है। उसमें जो ये कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं ये इकट्ठे हुए होते हैं। इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए और आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह से आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो भी कम होने चाहिए। और बाज़ फैमिलीज में तो खुदा ना खास्ता जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो जो फेमिलियल प्रॉब्लम है, वो जो जेनेटिक फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है, उनके जो यंग बच्चे होते हैं उनको भी दिल के अटैक हो सकते हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि ये एक और ऐसी मैनेजेबल डिजीज है कि जिसका ख्याल रखना चाहिए। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे स्मोकिंग की। जो सिगरेट पीना होता है, तो सिगरेट पीना एक रिस्क फैक्टर है दिल के अटैक के लिए। अगर आपकी फैमिली में कोई शख्स सिगरेट पीता है तो उसको फौरी आपको चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसा तरीका आप लगाएं खुद भी और अपने डॉक्टर से मशवरा करके कि सिगरेट को छोड़ना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। सिगरेट एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको आप जब चाहें आप अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं ताकि आपको दिल के अटैक के चांसेस कम से कम हो। इसके बाद है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसे कहते हैं कि अगर आपका ऑफिस वर्क है और आप बैठे रहते हैं हर वक्त और आप ज़्यादा ज़ाहिर है कि अपना खाना भी खाते रहते हैं, तो वो जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी वजह से दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं। अगर आप गौर करें कभी, मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि वो लोग जो स्पोर्ट्स, जिनको हम स्पोर्ट्समैन कहते हैं, जो मुख्तलिफ खेलों में होते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनको जानते हैं, या एथलेटिक्स में होते हैं, तो उनको आप देखेंगे कि दिल के अटैक बड़े कम आप देखेंगे। लेकिन उसी वक्त में अगर आप नज़र दौड़ाएं आप अपने ही इलाके में, कि वो लोग जो ऑफिस वर्क करते हैं और वो हर वक्त बैठे रहते हैं, तो उनमें आमतौर पे चांसेस ज़्यादा होते हैं दिल के अटैक के। तो ये भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी तब्दीली ला के इस चीज़ को भी बेहतर कर सकते हैं। और आखिरी जो एक रिस्क फैक्टर जिसकी मैं बात करूंगा वो है ओबेसिटी, वो है मोटापा।
जब आपकी तोंद बाहर निकली हुई है, आपको ओबेसिटी है, आपको मोटापा है, तो फिर जो दिल के अटैक हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओबेसिटी को कम करने का जो बहुत अच्छा तरीका है वो है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ अर्सा पहले मैंने अपना वजन कम किया था। मैं आपको 3 महीने के गैप से ये 2 तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये मेरी तस्वीर है कि जब मुझे ओबेसिटी थी, और 3 महीने के बाद जब मैंने एक थोड़ा सा तरीका एक आजमाया, वो मैं आप लोगों से शेयर भी करता हूं। तो ये 3 महीने के बाद की पिक्चर है। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे अपना वजन थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो जिस तरीके से मैंने वजन कम किया था उसी तरीके को फिर मजीद थोड़ा रिवर्स इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना वेट थोड़ा सा बढ़ाया। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मेरा जो वजन है वो बेहतर हुआ। तो अब जो ओबेसिटी है वो क्योंकि एक रिस्क फैक्टर है, और अगर आपको कैसे पता चलेगा, लोग भी आपको बता देते हैं कि आपका वजन ज़्यादा है। आप अपनी जो वेस्ट चेक करवा सकते हैं, कमर का माप जिसे कहते हैं, तो अगर वो मर्दों में 40 इंचेस से ज़्यादा है, ख़वातीन में वो 35 से ज़्यादा है, तो आपको मोटापा है। इसी तरह से मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ कि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स अगर आप अपना चेक करें, अगर वो बॉडी मास इंडेक्स कैसे देखते हैं कि अगर आप वज़न लें अपना किलोग्राम्स में और उसको हाइट जो होती है सेंटीमीटर में, उसके स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करें, तो डिवाइड करें, तो जो जवाब आएगा वो आपका BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है। और वो लोग, तमाम वो लोग जिनमें BMI 30 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसका जो वज़न है वो ये ओबेसिटी का शिकार है। वो जो हाइट है वो आपने मीटर के स्क्वायर में लेनी है, सेंटीमीटर के नहीं। तो 30 से जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो आप उतने ज़्यादा ही मोटापा का शिकार हैं या आपको ओबेसिटी है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है वज़न कम करने का, कि गूगल पे आप लिखें कैलोरी काउंटर। जो पहली साइट खुलती है तो आप उसको क्लिक करें, वो आपसे आपकी एज मांगेगा, आपका वजन मांगेगा, आपका कितनी एक्टिविटी है, कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ज़िंदगी में, कोई एक्सरसाइजेज करते हैं, वो उसकी एंट्री कर देंगे। आपका मौजूदा वज़न हो गया, और उसके बाद हाइट वो मांगता है, एज मांगता है। फिर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि इस वक्त जो है, आप अगर ये जो वज़न आपका है ये आप अगर मेंटेन रखेंगे तो इतनी कैलोरीज आप ले रहे हैं इस वक्त, या इससे ज़्यादा आप लेंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, या फिर अगर आप इतनी कैलोरीज लेंगे तो आपका वज़न यहीं पे रहेगा। फिर मजीद जिक्र किया होता है कि अगर आप कैलोरीज 500 कम लेते हैं, जितनी वो आपकी कैलकुलेट हुई हैं उस कैलोरी काउंटर पे, तो फिर आपका हर हफ्ते आधा किलो वज़न कम होगा, यानी 1 पाउंड के करीब। और अगर आप उससे मजीद कम करेंगे तो आपका मजीद वज़न कम होगा। उसका फिर सबसे जो अब अहम पोर्शन मैं बताने लगा हूँ कि अगले 2 हफ्ते के लिए आपने जो भी चीज़ खानी है तो आपको हर सूरत पता हो कि इसकी कैलोरीज कितनी है। कोशिश करें कि एक नोटबुक रखें छोटी सी अपने पास, आपने जो चीज़ खाई है आपने वो चीज़ खानी ही नहीं है जिसकी कैलोरीज का आपको नहीं पता है, और जो भी चीज़ आपने खाई है उसकी कैलोरीज को आप नोट कर लें, और 24 घंटे के एंड पे या रात को सोने से पहले आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी और आपने जो चीज़ें खाई हैं उनकी टोटल एक दिन की कैलोरीज कितनी बनी है। अगर तो वो कैलोरीज ज़्यादा बनती हैं तो यकीन माने कि आपका सिर्फ वज़न बढ़ेगा, लेकिन अगर वो कैलोरीज कम बनती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मैंने अपनी तस्वीरों से आपको बताया कि मैंने अपना वेट कम किया था। और दूसरा जो आजकल मैं ख्याल रखता हूँ ओबेसिटी के लिहाज से, कि आप कोशिश करें कि गूगल पे जो भी चीज़ खाते हैं तो आप गूगल पे लिख दें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है इस चीज़ का। किसी भी चीज़ का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा हो, 55 और 70 के दरमियान, तो उसको बहुत कम खाएं। 55 से कम जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो शुगर के मरीजों के लिए अब खास तौर पे इसका फ़ायदा होता है, और वज़न भी कम करने वालों के लिए। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन भी चीज़ों का, और बहुत सारी चीज़ों का 55 से कम है तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, और वो तमाम चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा हैं, तो उन चीज़ों को आपने इस्तेमाल कम से कम या बिल्कुल नहीं करना। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है ओबेसिटी को कम करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो आप जिनको तब्दील करके आप दिल के जो अटैक का रिस्क है उसको कम से कम कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल हैं उनको आप तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है दोस्तों, तो आप वो शुगर से मुतल्लिक है, ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक है, कोलेस्ट्रॉल से मुतल्लिक है, दिल के अटैक्स या दिल के बारे में है, तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर पूछें। मेरी कोशिश होगी मुमकिन हद तक कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब ज़रूर दिया करूँ। और अगर आप इन बीमारियों के अलावा बाकी किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो उसको ज़रूर विजिट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।